महाभोज उपन्यास मनु भंडारी द्वारा रचित है। इसका जो थीम है तंत्र के शिकंजे और जन की नियति के द्वंद्व की दारुण कथा मनु भंडारी जी की है। ये ऑनलाइन अवेलेबल भी है। इस कहानी की शुरुआत होती है लावारिस लाश को गिद्ध नोच नोच कर खा जाते हैं। विदाउट एनी बैकग्राउंड, लावारिस लाश को गिद्ध नोच नोच कर खा जाते हैं, पर विशेषज्ञ लावारिस नहीं। उसकी लाश सड़क के किनारे पुलिस को पड़ी मिली। शायद इसीलिए लावारिस लाश का ख्याल आ गया, वरना उसके तो माँ भी है, बाप भी। गरीब भले ही हो, पर है तो विश्वास नहीं होता था कि वह मरा हुआ पड़ा है। लगता था जैसे चलते चलते थक गया हो और आराम करने के लिए लेट गया हो। मेरे आदमी और सोए आदमी में अंतर ही कितना होता है। मरे आदमी और सोए आदमी में अंतर ही कितना होता है। भला बस एक सांस की डोरी वह टूटी और आदमी गया। देखते ही देखते सारा गांव जमा हो गया। गांव सरोहा शहर से ज़्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 20 मील। लेकिन कुछ सालों पहले तक यह दूरी बहुत ज़्यादा थी, इतनी कि गांव में जो कुछ भी घटता गांव का ही होकर रह जाता। शहर उससे एकदम बेअसर और अछूता। पर अब यह दूरी एकदम सिमट गई, और यही कारण है कि आज गांव में जो कुछ भी घटता है उसको लेकर अच्छे खासे पैमाने पर खलबली शहर में ही मचती है। महीने भर पहले की ही बात है। गांव की सरहद से जरा परे हटकर जो हरिजन टोला है, वहाँ कुछ झोपड़ियों में आग लगा दी गई थी, आदमियों सहित। दूसरे दिन लोगों ने देखा तो झोपड़ियाँ राख में बदल चुकी हैं और आदमी कबाब में। लोग दौड़े दौड़े थाने पहुँचे, पर थानेदार साहब जी उस दिन छुट्टी पर थे, और जो 2 लोग वहाँ ड्यूटी पर थे उन्होंने यह कहकर बात टाल दी कि थानेदार साहब के आने पर ही मौके पर आएंगे और तहकीकात होगी। इसके बाद पता नहीं गांव वालों को कौन सा जहरीला सांप सूख गया कि सबके मुंह सिल गए। बस सबकी सांसों के साथ निकला हुआ एक गुस्सा, एक नफरत भरी तनाव बनकर हवा में यहाँ से वहाँ तक सनसनाता रहा। लेकिन जैसे ही खबर शहर पहुँची, वहाँ से मंत्रियों, नेताओं और अखबारनवीसों की गाड़ियों का तांता लग गया। आग से उठने वाले धुएं के बादल तो एक ही दिन में छट गए, पर शहरी गाड़ियों से उठने वाले धूल के बादल कई दिन मंडराते रहे। नेताओं ने गीली आंखों और रूंधे हुए गले से क्षोभ प्रकट किया और बड़े बड़े आश्वासन दिए। अखबारनवीस आए तो दनादन उस राख के ढेर की ही फोटो खींच कर ले गए। दूसरे दिन अखबार में छापकर घर घर पहुंचा भी दिया इस घटना का सचित्र ब्यौरा। किसी ने सवेरे खुमारी में अंगड़ाई लेते हुए तो किसी ने चाय की चुस्की के साथ पढ़ा। देखते ही चेहरे पर विषाद की गहरी छाया पूत गई। चाय की चूंट भी कड़वा हो गया। शायद ढेर सारी सहानुभूति और दुख से लिपट कर निकला। ओह हॉरिबल, सिंपली इनह्यूमन। कब तक यह सब और चलता रहेगा? तब और पन्ना पलट गया। थोड़ी देर बाद गांव वालों की जिंदगियों की तरह ही अखबार भी रद्दी के ढेर में जा पड़ा। क्या करें? गांव वालों के जिंदगियों की तरह ही अखबार भी रद्दी के ढेर में जा पड़ा। पर बात इतने में खत्म नहीं हुई। इस दर्दनाक हादसे में विरोधी दल के नेताओं के हृदय तो चकनाचूर हो गए। विधानसभा में उनके फटे गले से निकली चीख पुकार वास्तव में उनके फटे हृदय के अनुगुंज ही थी, जिसने सारे सदन में धरती फाड़ हंगामा मचा दिया। मंत्रियों ने आत्मग्लानि में डूबकर रूंधे गले से खेद प्रकट किया और भविष्य के लिए आश्वासन दिए। उधर सत्तारूढ़ दल के असंतुष्ट विधायक अलग बिललाने लगे। ऐसी अमानुषिकी घटना, पार्टी के माथे इतना बड़ा कलंक। अब तो मुख्यमंत्री भी त्यागपत्र देकर ही इस पाप का प्रायश्चित कर सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री को लगा कि जब तक वे असली मुजरिम का पता लगवा कर सजा नहीं दिलवा देते, उनकी आत्मा बोझमुक्त नहीं होगी। और पता तो सत्ता पर बैठकर ही लगवाया जा सकता है।
क्या करते वे आत्मा के आगे मजबूर थे और उन्होंने सारा मामला गहरी जांच पड़ताल के लिए बड़े अफसरों के हाथ में सौंप दिया। बड़े अफसरों ने अपना बड़प्पन और मुस्तैदी दिखने के लिए तुरंत दोनों कांस्टेबलों को सस्पेंड कर दिया। गेहूं के साथ घुन पिसने का मुहावरा पुराना हुआ, पुरानी स्थितियों पर ही लागू होता रहता है, लेकिन आज तो स्थिति यह है कि गेहूं सुरक्षित है और घुन चकनाचूर है। मतलब जिसने कत्ल किया वो सुरक्षित है और जिसके पास कंप्लेन लेकर है उसका तो उस कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया। ऊपर से नीचे तक सब लोग अपनी अपनी जगह सुरक्षित मारे गए बेचारे कांस्टेबल। ऊपर से नीचे तक सब लोग अपनी अपनी जगह सुरक्षित मारे गए बेचारे कांस्टेबल। अभी पहले वाली घटना से बिगड़ी हुई स्थिति पूरी तरह सम पर आई नहीं थी कि यह घटना घट गई। विशेषकर कोई ऐसी बड़ी हस्ती नहीं, ना उसका मरना ही कोई ऐसी बड़ी घटना है। बात तुरंत शहर पहुंचे। वैसे तो जो चमार जलकर मर गए थे और उनके भाई बंधु जो वासु बहाने के लिए बच गए वे ही कौन बड़ी तोपें थी। पर हंगामा तो खूब मचा ही, बिशु की लाश को लेकर भी मचेगा, आसार दिख रहे हैं। इस बार थानेदार ने जरा भी ढील नहीं की, तुरंत मौके पर हाजिर। कल से कितने बयान लिए हैं, लोगों को पेट से कितना कुछ उगलवाया है, सबकी उगलन को कागजों पर पोत कर ले गए हैं। इधर लाश चीर फाड़ के लिए शहर आई, उधर घटना की चीर फाड़ का सिलसिला शुरू हो गया। सच पूछा जाए तो भला ना आदमी होता है ना घटना, या तो बस मौके की बात होती है। मौका ही ऐसा आ पड़ा है। इस समय तो सरोहा में पत्ते का हिलना भी एक घटना की अहमियत रखता है। 1.5 महीने बाद ही तो चुनाव है, यो उपचुनाव विधानसभा की एक सीट भर का, फिर भी बहुत महत्वपूर्ण। इस सीट के लिए भूतपूर्व मुख्यमंत्री शुक्ल बाबू खुद खड़े हो रहे हैं। थोड़ा बैकग्राउंड दे रहे हैं। शुक्ल बाबू क्या खड़े हो रहे हैं, समझ लीजिए पिछले चुनाव में हारी हुई पूरी की पूरी पार्टी खड़ी हो रही, खम ठोक कर ललकारती हुई, सत्तारूढ़ पार्टी के पूरे अस्तित्व को चुनौती देती हुई। वैसे पिछले चुनाव में हारने के बाद शुक्ल बाबू ने बाकायदा ऐलान कर दिया था कि अब सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लेंगे और जीवन के बचे हुए दिन जनता की सेवा में ही बिताएंगे। पर पहला अवसर आते ही वे लपक लिए। क्या करते, पद से उतरने के तुरंत बाद उन्होंने यह महसूस किया कि जनता की सच्ची सेवा उच्च पद पर बैठकर ही की जा सकती है, और जनता की सेवा का संकल्प उन्होंने अपनी उस कच्ची उम्र में लिया था जिस उम्र के संकल्प विकल्प अनचाहे ही आदमी के जीवन का अभिन्न अंग बन जाते हैं। शुक्ल बाबू ने खड़े होकर ही इस चुनाव को इतना महत्वपूर्ण बना दिया है। सीट केवल एक, पर पूरे मंत्रिमंडल के लिए जैसे एकदम निर्णायक। यही कारण है कि आज हर घटना को इस सीट से जोड़कर ही देखा परखा जा रहा है, वरना और दिन होते तो क्या बिशु की मौत। पर आज स्थिति यह है कि इधर बिशु की लाश जली, उधर शहर के कोने कोने में खलबली, क्योंकि समय चुनाव का है। शहर के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति दा साहब अपने निजी कमरे के लिए एक कोने में अकेले बैठे हैं, मौन गंभीर। उनके बारे में बताया जाएगा। थोड़ा कुछ चिंतित और परेशान थे, पर चिंता है कि उसके कोई असर बाहर नहीं है। चेहरे की सौम्यता ने उसे भीतर ही ठेल रखा है। फिर भी इतना ज़रूर लग रहा है कि गहरे में डूबे हुए हैं। हाँ, बीच बीच में फ़ोन की घंटी बजती है तो कुछ क्षणों को उबर आते हैं, पर बातों में कहीं कोई हड़बड़ी या परेशानी नहीं। वही उनका अपना खास अंदाज, कम शब्द, सभी आवाज़। बात को अपने से अपने मन में होने वाले उथल पुथल से काट कर भी किया जा सकता है। यह गुर कोई दा साहब से सीखना चाहे तो उनकी विशेषताएं हैं। दा साहब में कि सीखने वाला मज़े में पूरी ज़िंदगी खवा सकता है, पर आज के इस हाय वाले ज़माने में किसके पास रखा है इतना धैर्य। तभी तो कोई छाया तक नहीं छू सकता है। क्या दा साहब का पूरा व्यक्तित्व ही जैसे भव्यता के फ्रेम में मढ़ा हुआ है। गौरवर्ण सुता हुआ शरीर, कहीं भी 1 इंच फालतू चर्बी नहीं दिखाई देती शरीर पर। दिखती है तो केवल गरिमा,
जीवन में संयम और आहार व्यवहार में नियम यही असली राज है उनकी गठी हुई देह और गरिमामय व्यक्तित्व का। बोलते भी हैं तो आवाज़ भी अधिक उतार चढ़ाव नहीं आता, एक ही स्वर में बोलते हैं, धीरे धीरे शब्द मात्र जीभ से फिसले नहीं लगते। लगता है हर शब्द जैसे किसी गहरे सूझ विचार की उपज है। हल्की बात कभी किसी ने नहीं सुनी होगी दास साहब के मुंह से, अपने विरोधियों के लिए भी नहीं। व्यवहार में ऐसा संतुलन संयम बड़ी साधना से ही आता है और दास साहब का जीवन साधना का इतिहास। साधना की आग में तपकर ही कुंदन सा निखर आया उनका व्यक्तित्व। उनका निजी कमरा भी बहुत सादा है, तड़क भड़क ताम झाम कहीं कुछ भी नहीं। यह सादगी उनके पद के अनुरूप कतई नहीं है, पर उनके व्यक्तित्व के अनुरूप जरूर है। कमरे में कालीन नहीं, मोटी दरी है, जिसके एक सिरे पर दीवार में सटा मोटा सा गद्दा बिछा है, ऊपर झकझक चादर और गांव तकिए पड़े हैं। एकदम देसी पद्धति। दास साहब को जितना देश प्रेम है उतनी ही देसी पद्धति। लड़के बच्चे जरूर अंग्रेजियत में सन गए हैं, इम्पोर्टेड वस्तुएं और इम्पोर्टेड भाषा का इस्तेमाल करते हैं, पर यह बच्चों की अपनी रुचि और चुनाव है और किसी की स्वतंत्रता पर अपने को आरोपित नहीं करते। दास साहब बच्चे छोटे थे और साथ रहते थे तब भी नहीं, अब तो वैसे भी बड़े होकर सब अपने अपने घर में चले गए। सजावट के नाम पर केवल 2 बड़ी बड़ी तस्वीरें टंगी हैं दीवार पर, गांधी और नेहरू की। इन्हें अपना पथ प्रदर्शक और अपनी प्रेरणा मानते हैं। दास साहब गीता का उपदेश उनके जीवन का मूल मंत्र है। घर के हर कोने में गीता के प्रति मिल जाएगी। वैसे वे कभी किसी को व्यवहार देते नहीं बैठे, ढकोसलों में कतई विश्वास नहीं है उनका, पर फिर भी कभी उपहार देना ही पड़ा तो सदा गीता के प्रति ही दी है। चिंतन मनन के क्षणों में अपने कमरे में ही बैठते हैं दादा साहब। चिंतन मनन के क्षणों में अपने कमरे में ही बैठते हैं दादा साहब। यहाँ सबको प्रवेश संभव नहीं। हाँ, जो अपने खास आदमी हैं वे आ जा सकते हैं। इसलिए लखन सिंह बिना किसी रोक टोक के सीधा भीतर चला आया। दास साहब का अपना आदमी है लखन सिंह, बहुत भरोसे का और उनकी स्नेह भाजन। 10वीं पास करने के बाद से ही लखन दास साहब की सेवा में नियुक्त हो गया था। उनका थैला उठाए उनके पीछे चलता था हर समय, और आज उसे ही दास साहब ने सरोहा के चुनाव क्षेत्र में खड़ा किया है। अपने साथ काम करने वाले छोटे से छोटे आदमी को भी तरक्की का पूरा मौका देते हैं दास साहब, बल्कि उसकी तरक्की में भरसक सहायक होते हैं। उसूल है दास साहब का कि जिसे सहारा दो उसे मंजिल तक पहुंचा भी दो, पर आज यहाँ उसूल टके शेर बिकते हैं। वहाँ कोई कदर करता है दास साहब के उसूलों की? सब एक स्वर में विरोध करने लगे हैं। लखन का एक ही तर्क था, सबका सकुल बाबू के मुकाबले खड़ा होने वाला व्यक्ति उनकी ही टक्कर का होना चाहिए। आखिर 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे हैं सकुल बाबू इस प्रांत के, हारने के बाद भी रुतबा है उनका। उनके सामने लखन की औकात ही क्या भला, मुंह की आएगी पार्टी। तर्क बिल्कुल ठीक था, विरोध करने वाले का एकदम ठोस और वजनदार। पर दास साहब की भेदक दृष्टि तर्क पर ही नहीं अटकती, मनसा तक पहुंचती है सीधे। सब अपने अपने आदमियों को घुसाने की तिकड़म में लगे हुए थे। मन बहुत क्षुब्ध हुआ था दास साहब का। लोगों में दिनों दिन बढ़ती यह पद लोलुपता कहाँ ले जाकर पटकेगी देश को। काम करने को तैयार नहीं, पर पद के लिए सभी उत्सुक उतावले। लखन सिंह को जैसे तैसे टिकट तो दिलवा दिया, पर इतने से ही निश्चित होकर नहीं बैठा जा सकता है। विरोधियों के साथ साथ अपनी पार्टी के असंतुष्ट लोगों को भी संभाल कर रखना पड़ता है, वरना कोई आश्चर्य नहीं कि पार्टी के झंडे के नीचे ही नीचे उनकी जड़ें काटने का काम भी चालू रहे। आजकल चुनाव में दोहरी लड़ाई लड़नी पड़ती है, एक क्षण को भी आदमी चैन से नहीं बैठ सकता। हमेशा सतर्क सावधान, अपने से परायों से सभी से सचेत, एकदम चौकस। लखन को देखकर दास साहब ने स्नेह से स्वागत किया। आओ लखन, क्या समाचार है? पर लखन के तमतमाए चेहरे पर नज़र पड़ी तो पूछा, क्या बात है, बाहर बहुत गर्मी है क्या?
बाहर क्या गर्मी तो मेरे भेजे में घुसी हुई, बाहर क्या गर्मी तो मेरे भेजे में घुसी हुई है। यह जोरावर बाज नहीं आएगा, अपनी हरकतों से खुद तो मरेगा ही, हमको भी ले देगा। गुस्से से लखन की कनपटियों की उभरी हुई नसें तक फड़क रही है। कोई विश्वास करेगा कि यह दा साहब के संरक्षण में पला हुआ आदमी है? एकदम उनके विपरीत। केवल रंग और कद काठी में ही नहीं, स्वभाव और आदतों में भी छोटी छोटी बातें उसे बेहद उत्तेजित कर देते हैं। बोलता है तो इतने आवेश में कि हकलाने लगता है। दा साहब कभी नाराज नहीं होते उसकी इस बदमिजाजी पर। हंसकर इतना ही कहते हैं, तुम मेरे पूरक हो भाई। क्या सादगी है बंदे की यार, तुम मेरे पूरक हो भाई। जो भी दूसरों को उनकी कमजोरियों के साथ स्वीकार करना स्वभाव है दा साहब का। कहना चाहिए उदारता है उनकी। इसी उदारता ने लखन को एक हद तक ढीठ बना दिया है। बस फनफनाता रहता है। अभी तो कुछ नहीं हुआ, बहुत मामूली सी बात हुई है। सरोहा में बसेसर नाम के एक आदमी को मरवा दिया गया है। लाश पुलिया पर पड़ी मिली। असली बात तो तब होगी जब हरिजनों के सारे वोट सुकुल बाबू के नाम पड़ जाएंगे। सब लोग का अनुमान है कि जोरावर का है यह साहब। हाँ, चेहरे पर किसी तरह का कोई विकार नहीं है। दा साहब, क्या बात, मालूम है आपको? अभी थोड़ी देर पहले ही सुना। स्वर इतना सहज और सपाट जैसे कहीं कुछ हुआ ही नहीं। और यह भी सुना कि सारे गांव में भारी तनाव है। जोरावर को लेकर उसके सिवा कोई नहीं करवा सकता यह काम। आगजनी वाली घटना पर किसी तरह लीपा पोती करके गांव वालों को संभाले हुए थे। ऊंचे स्तर पर तहकीकात हो रही है, प्रमाण जुटाए जा रहे हैं। असली मुजरिम का पता लगते ही कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। घरेलू उद्योग के लिए आर्थिक सहायता की योजना के मरहम ने घाव को काफी कुछ भर दिया था। इसी स्थिति में चुनाव हो जाता तो ठीक था। कैसी बातें करते हैं, दा साहब ने वक्त पूरा नहीं करने दिया। घरेलू उद्योग की इस योजना से उनकी गरीबी पर जरूर मरहम लगाया जा सकता है, पर प्रियजनों के बिछुड़ने के दुख पर नहीं। आदमी का दुख जिस दिन पैसे से दूर होने लगेगा, इंसानियत उठ जाएगी दुनिया से। क्या बात है, क्या पैसे की क्या टिप्पणी की है कि आदमी का दुख जिस दिन पैसे से दूर होने लगेगा, इंसानियत उठ जाएगी दुनिया से। पर लखन तो अपनी ही दौर में बोलता चला गया। ऐन मौके पर इस बेवकूफ़ ने बिस्यू को मरवा दिया। अब कुछ नहीं होने का। आवेश के मारे मुंह से थूक की छोटी छोटी फुहारें छूटने लगी। लखन के और सांवले चेहरा एकदम बैगनी हो गया। पर इतना सब सुनने पर भी दा साहब के चेहरे पर किसी तरह का कोई भाव परिवर्तन नहीं हुआ। उतने ही सहज स्वर में बोले, पुलिस तो अभी बयान ही ले रही है और तुम नतीजे पर ही पहुंच गए। इतनी अधीरता अच्छी नहीं, थोड़ा पर लखन सिंह में तो पूरी बात तक सुनने का धीरज नहीं। बीच में ही तमक कर बोला, मैं नहीं नतीजे पर पहुंचा। सारा गांव कह रहा है कानून अनुमान पर नहीं प्रमाण पर चलता है। पुलिस प्रमाण जुटा रही है। कानून के सामने मेरी तुम्हारी हस्ती ही क्या है भला। जुट जाएंगे इसका प्रमाण भी। आखिर कब तक हर मनाएगा जोरावर? प्रमाण जुट जाएंगे तो अवश्य सजा भी पाएंगे अपने जुर्म की। वह तो सजा पाएगा अपने जुर्म की, पर उससे भी बड़ी सजा तो हम पाएंगे, वह भी बिना जुर्म किए। सर एकदम रुआसा हुआ है लखन का। थैंक यू दोस्तों, हम इसका अगला पार्ट जल्दी बनाएंगे। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़्यादा पसंद आए। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।